वीडियो में तो आज हम परसेंटेज की पहली क्लास करेंगे। इसके अलावा हमने जो HCF LCM वो पूरा कर लिया और भी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम है और सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये 5th चैप्टर है। अब से 2 क्लास हुआ करेंगी, एक 6 बजे अपलोड हो जाया करेगी, वो हो गया अरिथमेटिक की, एक एडवांस की जो ट्रिग्नोमेट्री जिसमें चालू करवाऊँगा। तो अब एक बार मैं बता देता हूँ, आप प्ले लिस्ट भी चेक कर लेना, वहाँ पे ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सिंप्लीफिकेशन की भी है, LCM HCF भी है, नंबर सिस्टम भी है। नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप देख लेना। और HCF LCM भी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आज ये पहली क्लास होगी, ये बेसिक क्लास है परसेंटेज की। इसके बाद कल से क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। अब परसेंटेज देखो, परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज कुछ नहीं है, केवल ये जो साइन है ना परसेंटेज का, ये होता है 1/100, 1/100। ये परसेंटेज का जो साइन होता है ये होता है 1/100। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज आता है जहाँ पर, उसका मतलब ये होता है 1/100। इसके ऊपर ये सारा चैप्टर है। अब देखो कैसे है ये चैप्टर। पहले चैप्टर के बारे में बता दूं, परसेंटेज है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो एक एक क्वेश्चन इसका हर पेपर में बनता है। तो इसकी जो क्लासेस होती हैं लगभग 18 से 20, लेकिन मैंने पहले लिख रखी है, तो आपकी लगभग 10 क्लासेस में पूरा हो जाएगा ये। फिर इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 10 से 12 तक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे अगला चैप्टर होगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो 2021, 22, 23 के करने हैं आपने। इस तक पुराने चाहे बेसिक से रहने देना। अगर आपने ये पूरी सीट भी कर दी मतलब अगर ये पूरे जो भी मैं करवाने लग रहा हूँ, पूरे जो चैप्टर है, अगर आपने उस पूरे को कर लिया तो आपको फिर प्रीवियस ईयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें लगभग 80 टाइप है। कितनी है? 80 टाइप है परसेंटेज में ही, और उसके कम से कम 3 क्वेश्चन है, तो लगभग 250 क्वेश्चन होंगे और 18 घंटे में ये पूरी हो जाएगी। मैंने पहले लिख रखा है, तो ये लगभग 10 या 12 घंटे की होगी, क्योंकि लिखने में भी तो टाइम लगता है ना। अब परसेंटेज बता दिया। परसेंटेज का क्या, केवल एक ही मतलब होता है, क्या? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बस इसको 1/100 को लिखने के लिए एक सिंबल यूज किया गया है, जिसको इस ये कहते हैं और परसेंटेज कहते हैं इसको। इस साइन को क्या कहते हैं? परसेंटेज। जैसे आप जब आपने 10th या 12th करी होगी, तो आपने परसेंटेज भी निकाल लिया होगा। कैसे निकाला होगा? जैसे एग्ज़ाम हुआ होगा आपका 500, आपके नंबर आए होंगे 450, समझ में आ रहा है? तो अब आपने परसेंटेज उस टाइम पे कैसे निकाली होगी? 450 जितने प्राप्त किए हैं अपॉन टोटल और गुणा में 100%। तो कितना आ गया था आपका? कितना आ गया था? 90%। तो आपके कितने नंबर आए थे? 90%। समझ में आया? तो आप इसी तरह निकालते होगे। तो वही हमने इस चैप्टर में सीखना है। तो अभी बेसिक का है, तो सारे सीखो। कोई भी चीज़ है जैसे कोई भी चीज़ है तो वो हमेशा 100% होती है। क्या होती है? 100%। समझ भाई? 100%। अगर नंबरों में मानिए तो 1। समझ आ रही है? कोई भी संख्या है वो हमेशा क्या, मतलब कोई भी चीज़ है वो हमेशा 1 होती है या 100% होती है। समझ आ रही है? तो अब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1/100 तो 1 ही हो जाता है ना। तो इसका मतलब 1 हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के। सभी को समझ आ रहा है? या हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ 1 और 1%, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? 1 का मतलब होता है 100%, समझ में आ गया? या 1 का मतलब होता है केवल 1% का मतलब होता है 0.01। क्यों? परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1 गुणा में 1/100 होगा, और फिर डेसिमल लगेगा तो 2 अंकों के पहले, तो 0.01। सभी को समझ में आ गया? तो अब देखो, अब
फ्रैक्शंस और जो परसेंटेज है इसमें बहुत मतलब संबंध है, पेपर के अनुसार भी और वैसे भी संबंध है। देखो कैसे, जैसे फ्रैक्शन ऑफ द वोल ऑफ ए होल, जैसे एक मिठाई है, समझ में आ गया। तो मिठाई क्या है ना, 3 हिस्से कर दिए, समझ में आ गया। तो आपने एक हिस्सा खाया है तो कितने हिस्से बच गए, 2 हिस्से बच गए ना। टोटल कितने थे, टोटल कितने हिस्से थे, टोटल कितने थे 3। आपने कितना खाया, 1, समझ में आ गया। तो आपने कितना खा लिया, 1/3, बच गया कितना, 2/3। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ गया। कितने थे टोटल, टोटल 3 हिस्से थे, आपने कितने खाए, 1/3, और बच गया कितना, 2/3। तो ये जो है ना, ये फ्रैक्शन है, ये क्या, ये फ्रैक्शन। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होगी, आपने याद करनी है ये जो चीज़ को मैं, तो आपको याद करते चलनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एक हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के, 1/2, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, तो 1/2 किसके बराबर आ गया, 50। 1/3, तो 3 से भाग कर दो 100 को, तो 33 सही 1/3%, या 33.33%, दोनों चीज़ याद होनी चाहिए आपका। 33 सही 1/3 भी, और 33.33% भी, सभी को समझ में आ रहा है। क्योंकि पेपर में सीधा रखा हुआ मिल जाता है, तो आपने जैसे अगर आपने 1/3 दे रखा है तो आपने ये यूज़ करना है, अगर ये दे रखा है तो 1/3। वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर होगा कि आपने क्या रखना है। अब देखो 1/4 25%, 1/5 20%। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक किसके बराबर होता है, तो साथ साथ में बोलना है। अब मैं बोलूँगा ना तो आपने बोलना है, एक हमेशा किसके बराबर होता है, 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। अब जैसे 3/10, जैसे 3/10 है, ये परसेंटेज में बताना, ये फ्रैक्शन में आपने परसेंटेज में बदलना है। तो आप क्या करो, 100 से गुणा कर दो, 100% से गुणा करोगे तो 0 से 0 गया, कितना आ गया, 30%। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये है, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद मतलब अगली क्लास में आपको 3/10 30% सीधा दिखाई देना चाहिए। आपको ये 100 से गुणा करनी ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे देखो, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, या 66 पॉइंट मतलब 16.66%। देखो 1/3 होता है 33.33%, समझ में आ रहा है। 2/3 होता है 66 सही 66%, या 66 हाँ 66.66%, समझ में आ रहा है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 33.33% भी और 66.66% भी। तो हम ना पढ़ लिया 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 16.66%। देखो पहले ये आता था पेपर में ये 16 सही 2/3%, अब आते हैं पेपर में ये 16 सही 16.66%। समझ में आ रहा है। जितना कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता जा रहा है, इतने ज़्यादा थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो 1/7 14 सही 2/7%, या 14.28%, सभी को समझ में आ रहा है। 1/8 12 सही 1/2%, या 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, या 11.11%, ये आ रहे हैं लगभग, सभी को समझ में आ रहा है। 1/10 10%। तो ये जितना भी करवाया ना, एक से लेके और आगे करवाता जाऊंगा, वे सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे 1/11%, तो 9 सही 1/11%, 1/12 किसके बराबर आएगा, तो 8 सही 1/3%, या 8.33%, समझ आ रहा है। 1/11 9.09%, 1/13 7 सही 9/13%, या 7.69%। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। 1/14 तो 7 सही 1/7%, या 7.14, समझ आ रहा है। तो 1/15 6 सही 2/3%, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/15 6 सही 2/3%, या 6.66%, 6.66%। 1/16 6 सही 1/4%, या 6.25%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6.25%।
क्योंकि पेपर में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1/17 5 सही 15/17% या 5.88%। 1/18 तो 5 सही 5/9% या 5.55%। 1/19 5 सही 5/19% या 5.26%। 1/20 5%। 1/21 4 सही 16/21% या 4.76%। तो इसमें 5.55% है, ये इम्पोर्टेंट है। 6.25 ये 6.66%। और 7.14 8.33%। 9.09 11.11 12.5 ये जो भी ऊपर है ना, जो 10 तक हैं वे तो सारे इम्पोर्टेंट है। सभी को समझ में आ रहा है। और ये लगभग आपको याद होने चाहिए, समझ में आ गई, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार हम ये 1/50 तक कर लेते हैं, फिर बताता हूँ इसको आगे। अब 1/22 किसके बराबर होता है? 4 सही 6/11% या 4.54%। 1/23 4 सही 8/23 या 4.34। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये 4.16। 1/24 4 सही 1/6 या 4.16%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3% या 3.33%। 1/40 किसके बराबर आएगा? 2.5%। 1/5 2%। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो आपने ये सारे याद होने चाहिए कि एक किसके बराबर होगा? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7% या 14.28। ये भी याद होनी चाहिए आपको चीज़, समझ में आ रही। 1/8 12 सही 1/2% या 12.5। 1/9 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11 या 9.09%। 1/12 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/13 7 सही 9/13% या 7.69। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट अगला। 1/14 7 सही 1/7% 7.14। 1/15 6 सही 2/3% या 6.66%। 1/16 6 सही 1/4% या 6.25%। 1/17 5 सही 15/17% या 5.88%। 1/18 5 सही 5/9% या 5.55%। 1/19 5 सही 5/19% या 5.26%। 1/20 5%। 1/21 4 सही 16/21% या 4.76%। अब 1/22 4 सही 6/11% या 4.54%। 1/23 4 सही 8/23% या 4.34%। 1/24 तो 4 सही 1/6% या 4.16%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3% या 3.33%। 1/40 2.5% और 1/50 2%। 1/40 ये 2.5% नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को समझ में आ गया। तो अब ये देखो ये कैसे है। जैसे ये एक है ना, ये डिनोमिनेटर अपॉन ये न्यूमरेटर, ये डी और एन का मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रखा है इसने। इसमें मतलब क्या है, जैसे ये एक है ये तो ऊपर आएगा और ये वाला नीचे। जैसे 1/1 ये 1/2 ये 1/3, समझ आ रही है। 1/4 1/5 1/6 ये क्या है? 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत दासू कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो ध्यान दो। अब कैसे? जैसे 1% किसके बराबर है? 1। तो 1% कह रहा हूँ मैं। 1 किसके बराबर है? 100%। 2 200%। 3 300%। 4 5 6। सभी को समझ आ गया। ये 2 जैसे 1/2 किसके बराबर है? 1/2 50%। 2/2 100%। 3/2 3/2 किसके बराबर है? तो 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 जमा में 1/2। 1 किसके बराबर था? 100%।
और 1/2 50, तो किसके बराबर आ गया 150%। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह 4/2 कितना आ गया 2, तो 2 किसके बराबर था 200%। सभी को समझ में आ रही है चीज। अब जैसे 1/3 है, ये टेबल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1/3 था, कितना था 33, सही मतलब 33.33% है ना। 2/3 कितना था 66.66% था ना। इसी तरह सभी को समझ में आ रहा है। और 3/3 कितना हो जाएगा 100%। सभी को समझ में आ रहा है। ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 1/3 होता है 33.33% और 2/3 होता है 66.66%। अगर आपके पेपर में आ जाए ना 66.66% निकाल लो 300 का, तो आपने ये नहीं है कि आप फ्रैक्शन में बदलते मतलब आप इसने बटे में 100 कर फेर करो। सीधा आपने 66.66% का याद आना चाहिए 2/3 और 300 के है तो कितना आ गया 200 सीधा। सभी को समझ में आ रहा है। सभी को समझ में आ रही है। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपने। तो इसी तरह ये हम दो मतलब 3 वाला पूरा कर लिया। अब चौथा 1/4 होता है 25% और 2/4 50, ये 75, ये 100। समझ में आ रहा है। 4/4 कितना होता है 100। अब 5 पे आ गए तो 1/5 कितना होता है 20%, 2/5 40%, 3/5 60% और 4/5 80% और ये 100%। अब पेपर में अगर आपसे कह दे कि आपने 80% निकालना है, 80% निकालना है किसका 400 का। समझ में आ रही है। तो आपका जब स्ट्राइक होना चाहिए कि ये क्या होता है 80% का मतलब 4/5। समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने 3/5 कह देना, 3/5 दे रखा है, आपका जब ध्यान में आनी चाहिए ये क्या होती है 60%। समझ में आ रही है कि 60% पूछ रखा है हमसे। तो अब आते हैं, ये तो आ गया होगा आपका 1/5। अब 1/6 पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों 1/6 कितना होता है 16.66%। तो 2/6 कितना हो जाता है 1/3, तो 33.33%। अब 3/6 तो 1/2 हो जाता है 50%। अब आता है 4/6 कितना आ जाता है 2/3, 66.66%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 66.66। अब 83.33%, 83.33%। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था जिसमें ये परसेंटेज निकालनी थी 83.33 की 42,420। समझ में आ गया। तो अब इतना टाइम थोड़ी ना आपने तो 100 करो और फिर इसको काटते फिरो। आपका जब भी याद आना चाहिए 33.33% किसके बराबर होता है, तो ये होता है 5/6 के। समझ में आ रही है। सभी को समझ में आ गई। अब देखो 1/6 के ये सारे थे ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पेपर में कहीं से भी उठ सकता है। ये तो आपने दोनों पढ़े दिए है ना। दोनों क्या है 50% भी पढ़ रखा है। 16.66 है, ये तो आपको याद ही हो गया। आपको करना ये याद। समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। अब देखो 7 का देखो। अब 1/7 किसके बराबर होता है 1/7 होता है 14.28 या 14। 1/7 किसके बराबर होता है 14 सही 2/7% है ना। 1/7 किसके बराबर है 14 सही 2/7, या फिर कह सकते हैं 14.28 है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसका दुगना आता है यहाँ पे है ना। जब भी दुगना है ना जब वो उसके बटे में 7 में देगा। कैसे ये देखो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 42 दूनी 84 से एक ज़्यादा, 57 दूनी 57.14 और 71.42
85.71। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पहले दोनों हैं। सभी को समझ में आ रहा है? कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप तो कह देवें कि 4/7 क्या आएगा, 4/7। तो आपने जब भी पता होना चाहिए। अब इसमें क्या कर रखा है, 1/7 तय किसकी गुणा कर रखी है, 4 तय, मतलब 4 तक गुणा कर रखी है किसकी, 1/7 की। अब 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7। तो यहाँ पे भी आप 4 की गुणा करोगे, यहाँ पर 4 की और यहाँ पे भी 4 की। कितना आ जाएगा, 14 चौक 56 जमा में 4 दूनी 8। तो 8/7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 जमा में 1/7, तो 57 सही 1/7 आ गया हमारा। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसमें एक तरह से 14 का पैड़ा चलता जाता है। सभी को समझ में आ रही है? 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, एक ज्यादा हो जाता है, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, तो एक ज्यादा हो जाता है। तो ये आसपास में मिलेंगे। सभी को समझ में आ रहे? तो इसमें 14 का पैड़ा चलता जाता है, इसमें 12 का, लेकिन 12 से एक ज़्यादा होता चला जाता है। कैसे, ये इम्पोर्टेंट है कि 1/8 कितना है, 12.5%। ये 25, ये 37.5, समझ में आ रही है? और ये 62.5, बहुत इम्पोर्टेंट, 87.5। ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए, समझ में आ रही है? जैसे ये है तो आपको ये 7/8 याद आना चाहिए, 87.5, तभी पेपर क्लियर होंगे। अब 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये 11.11, 22.22 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आपको 11 का पैड़ा दिखाई दे तो ये क्या होता है, 1/9 होता है, समझ में आ रही है? 10 का तो आप कर लोगे, और जब 9 का पैड़ा दिखाई दे तो बटे में 11 मिलेगा, समझ में आ रही है? एक ये 14 है, 1/14, ये इंपॉर्टेंट है, बटे में 14, क्योंकि 7 पॉइंट यहाँ पे देखो दुगना होता चला जाता है। जब भी दुगना होता जाए और 7 का पैड़ा है तो बटे में 14 मिलेगा, समझ में आ रही है? तो ये 15 वाला 6.66, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 6.25, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार इस टेबल को ध्यान से देखना, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगी आपको PDF। अब 1/50 तक हो गया था ना। अब देखो वही चीज़ है जो मैंने समझाई थी। मान लिया आपका पेपर में पूछेगा 2/3 क्या होता है, तो आपको तभी याद आना चाहिए, समझ में आ गई? अभी तो हम सीखने लग रहे हैं, तो इस कारण आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अभी याद करना है, लेकिन पेपर में आए तो आपको सीधा याद आना चाहिए 66 सही 2/3। अभी तो आप ये भी कर सकते हो इसकी 2 से गुणा, और यहाँ पे भी 2 से गुणा, समझ में आ रही है? लेकिन पेपर में आपको सीधा स्ट्राइक होना चाहिए कि 66 सही 2/3% है, 66.66% है। अब 1/4 कितना होता है, 25%। अगर आप तो पूछे 3/4 कितना होता है, तो तभी याद आना चाहिए 75%। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे 1/5 है कितना है, 20%, तो 3/5 कितना है, 60%। तो आपको ये निकालना आना चाहिए। जैसे 1/6 कितना है, 16 सही 2/3%, या 16.66%, समझ में आ रही? अगर आप तब पूछो 5/6, तो एक आप यहाँ पे 5 से गुणा करो, या आप एक चीज़ देखो, 5/6 को आप कैसे लिख सकते हो, एक माइनस 1/6 भी लिख सकते हो। तो एक का मतलब क्या, 100 में से आप 1/6 मतलब 16 से 2/3 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 83 से 1/3%। सभी को समझ में आ रही है? ये जैसे मिक्स फ्रैक्शन नहीं होती, जैसे 5 सही 2/7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 जमा में 2/7, है ना? या फिर इसको हमें अगर दोबारा मतलब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी, तो 5 सत्ते 35 और 2, मतलब इसकी तो गुणा होती है और आगे जोड़ होता है, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो 37/7। सभी को समझ में आ रही है? तो लिख दोगे आप? अब ये मिक्स फ्रैक्शन का घटा बता रखिए कैसे करते हैं।
जैसे 16 माइनस 15 से ही 8/11। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 15 जमा में 8, 8/11 है ना। अब 62 को कैसे लिख सकते हो आप, 62 को लिख सकते हैं 61 जमा में 1, क्योंकि एक में से ये घटाना है ना, तो इस कारण। तो 61 में से 15 घटाओगे 46, और एक में से 8/11 घटाओगे तो 3/11। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 46 सही 3/11। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में से घटाने वाले तरीके बता रखे हैं। तो आप अब एक और समझा दूं मैं, जैसे 195 में से 122 घटाना है, और यहाँ पे कितना है 13/32। तो एक चीज़ देखो, पहले इसको घटाओ, कितना आ जाएगा, 73। फिर माइनस भी ये भी है, तो 73 को लिखो 72 जमा में 1। तो एक में से ये घटाओगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घट जाएगा, कितना आ जाएगा 19/32। समझ में आ रही है चीज़। तो इसी तरह आप ये आगे भी कर लेना। अब देखो, अब पेपर में पूछ रहे हैं आपसे 4/7 क्या होता है। तो 4/7 क्या होता है आपको तभी समझ में आ जाएगा, नीचे 7 है, इसका मतलब 1/7 से किसकी गुणा कर रखी है, 4 की। तो इसकी पूरे की 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 से गुणा करोगे तो 14 चौक 56 जमा में 8/7। कितना 8/7 को कैसे लिख सकते हो, 1 सही 1/7 है ना। कितना आ गया हमारा 57 सही 1/7। इसी तरह 5/7 है, तो 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14×5 70 जमा में 10/7। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 जमा में 3/7, तो 71 सही 3/7 हमारे क्या आ गया आंसर। अब 1/8 किसके बराबर होता है, 1/8 12.5%। पेपर में आपसे पूछ रहे 5/8% किसके बराबर होता है, तो 62.5%। सभी को समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसी तरह आप और भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, जैसे 3/8 निकालना है तो 37.5%। अब आपसे पूछे 1/8 किसके बराबर होता है, तो 0.125 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आपके जैसे 125 दे रखा है ना, और आपने 0 लेकर आनी है, तो हमेशा 8 से गुणा करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो आगे, 1/9 किसके बराबर होता है, 11 से 1/9%। या हम क्या लिख सकते हैं, 11.11% है ना, 4/9। तो 44 सही 4/9% या 44.44%। 7/9 तो 77 सही 7/9% या 77.77%। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब पेपर में आ जाए आपसे 66.66%, तो किसके बराबर होती है, 6/9 के। समझ में आ रही है। या आप तब पूछ रहे हैं पेपर में 88.88%, तो किसके बराबर होती है, 8/9 की। सभी को समझ में आ रही है। तो 1/10 कितना होता है, 10%। 7/10 10 70%। 13/10 130%। 13/10 सीधा समझ में आना चाहिए, बटे में 10 आ गया तो 100 के लगभग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बस एक जीरो जोड़नी है, तो कितना आ गया 130%। इसी तरह 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11 या 9.09%। 5/11 45 सही 5/11 या 45.45%। 72.72% आपसे पेपर में पूछ रहे क्या होता है, तो आपको तभी याद आना चाहिए कि 9.9% आपने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें ये दोनों चीज़ बराबर आती हैं। अब ये कितना गुना है, 8 गुना है, और बटे में 11 आता है। तब मतलब दोनों जब बराबर हो, 9 का पैड आओ, तब बटे में 11, और ये कितने गुना है 8 गुना, तो ऊपर भी 8, तो 8/11। सभी को समझ में आ रही है। तो जैसे आप तब पेपर में पूछ रहे कि 5/12 कितना होता है, तो आप
को पता होना चाहिए कि ऊपर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से गुणा कर रखिए किसकी, 1/12 की। तो 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। तो आप इसको निकाल सकते हैं, 41 सही 2/3%। हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी इसको निकाल रहे ना, तो ये इसी तरह कैलकुलेशन है, तो आप इसको कर लेना। अभी तो बहुत कैलकुलेशन है। अब देखो 1/9 लगभग किसके बराबर आता है, 0.111% के। 1/8 0.125, 2/3 0.66% ना, मतलब परसेंट नहीं है, 0.66, मतलब ये 6 आ जाएगा। 1/6 0.1666, समझ पा रही है। 9/14, 9/14। अब 1/14 क्या होता है, 7 सही 1/7। अब इसकी 9 से गुणा आ रही है, तो 9 7 63 और 9/7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 जमा में 2/7, तो 64 सही 2/7%। 1/14 किसके बराबर होता है, 7 सही 1/7% के होता है ना। तो इसी तरह हम 9/14 भी निकाल देंगे हम। तो 4/15, 4/15। 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3%। कितना होता है 1/15, 6 सही 2/3%। अब इसकी गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 4 से। तो 6 चौक 24 जमा में 8 सही ना, 24 जमा में 8/3, तो 26 सही 2/3% हमारा क्या, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आगे देखो 7/15, 7/15, 1/15 कितना था 1/15 हमारा कितना था, 6 सही 2/3%। अब उसकी बस गुणा करने कितने से, 7 से। 1/16 कितना होता है, 6.25। अगर 5/16 पूछा आपसे, तो बस आपने किस तक गुणा करनी है, 6.25 से। समझ में आ रही है। और 9/16 पूछे तो 9 से गुणा करनी है। 11/18, 11/18। तो 1/18 कितना होता है, 18 पंजे 90 सही 10/18। तो उसको लिखेंगे तो 5/9% आ जाएगा। अब उसकी गुणा किससे करनी है, बस 11 से। तो हमारा कितना आ जाएगा, 55 जमा में 55/9। अब 55/9, तो 9 तक करेंगे तो 9 6 54, तो 6 जमा में 1/9, तो 6 और 5 मतलब 51, अरे 51 नहीं, 55 जमा में 6 कितना आ गया, 61। तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 13/20 पूछ रहा, तो 1/20 5% होता है, तो 13/20 कितना हो जाएगा, 65%। 17/24, 24 1/24 कितना होता है, 6 सही मतलब 4 सही 1/6%। तो हमारा 17 से गुणा करनी है, तो 17 से करेंगे, 17 चौके 68 जमा में 17/6, तो 70 सही 5/6% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे 19/25 है, तो 1/25 कितना होता है, 4%। तो 19/25 कितना हो जाएगा, 76%। सभी को समझ आ रही है। इसी तरह 23/30, तो 1/30 कितना होता है, 3 सही 1/3 है ना, यही होता है ना। अब 23 से गुणा कर देंगे, 23 3 69 और 23/3, तो 7 सही 2/3%, तो 76 सही 2/3% हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। तो 27/40 निकालना है। तो 1/40 कितना होता है हमारा, 2.5%। तो बस 27 से गुणा करनी है ना। तो कितना आएगा हमारा 675, तो 67.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। 7/40 भी निकाल लोगे, 29/40 भी निकाल लेना। अब 3/32 है, तो 1/16 कितना होता है, 6.25। तो 1/32 क्या है, बस 2 से भाग दे रखा है, तो यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे तो 3.125 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से गुणा करनी है, तो 3.375% हमारा क्या आ गया आंसर। जैसे यहाँ पे दे रखा है 43/80 निकालना हमें,
तो 1/8 कितना होता है 12.25। 1/80 करना था, बस 10 तब भाग देना ना, तो 1.25 1.25। अब यहाँ पे 43 से हमें क्या करनी है, बस गुणा। सभी को समझ आ रही है? या फिर एक और तरीका है क्या, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 43 को 40 जमा में 3। अब 40/80 जमा में 3/80, तो ये 1/2, ये कितना होता है 50%। अब 1/80 तो निकाल दिया, बस 3 तक गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा 3.75, है ना। तो जोड़ देंगे बस। अब जैसे 13/7 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 जमा में 6/7। अब 6/7 कितना होता है, तो वो होता है हमारा 85 सही 5/7, है ना। तो हमारा कितना आ गया 185 सही 5/7। या फिर हम क्या लिख सकते थे 13/7 को 2 - 1/7, है ना। तो 2 का मतलब 200 और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे। पेपर में आपको देखना कि जल्दी आप कैसे कर पाओगे। तो जैसे 71/12 है, तो 12×5 = 60 या 12×6 = 72। तो पास में कौन सा पड़ रहा है 12×6 = 72 ना, है ना। तो 6 - 1/12। अब 1/12 निकालना भी आसान है। अब 37/12, तब 12 तिया 36, तो 3 जमा में 1/12 भी तो लिख सकते हैं हम, है ना। ये 15 होगा, 12 गलती से लिख रखा 15 है ये। तो 2 जमा में 7/15, है ना। तो लिख कर लेना इसको। जैसे 41/8 है। अब आपने लेकर जाना है, ये पास में लेकर जाना है कि एक बड़े पर पास में आ रहा है या छोटे में पास पे आ रहा है। तो इसमें छोटे वाले पे आ रहा है 8 पंजे, है ना। अब आगे समझो, जैसे आपने a/b में b का परसेंटेज निकालना है, तो गुणा में 100% करना पड़ेगा। गुणा में 100%। 1% किसके बराबर होता है 1/100। x% किसके बराबर होता है फिर x/100, या x गुणा में 1% भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बस 1/100 किसके बराबर होता है परसेंटेज, और उसके साथ एक गुणा करो भाग करो कुछ करो, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो 16% किसके बराबर होता है 16 गुणा में 1/100, है ना। काट देंगे 4/25 आ गया हमारा। 15 से ही 5/8%, तो कितना आता है, तो 8 पंजे 15 8 120 और 5 125, 125/8 परसेंटेज का करेंगे तो गुणा में 1/100, तो 25 चौके 25 पंजे, तो 5/32 हमारा क्या आ गया आंसर। अब 4% किसके बराबर होता है 1/25, है ना। तो 16% किसके बराबर होगा, तो बस 4 से गुणा कर रखी है, तो 4/25। सभी को समझ में आ गया। तो जैसे 1/7 किसके बराबर होता है 14.28% के, तो 42.84%। तो देखो दुगुना आ गया ना इसका, मैंने ये चीज़ बताई थी, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है। तो एक 14 तिया 42 हो यार, है ना। तो कितना आ गया 3/7। अब पेपर में पूछ रहे आपसे 44.44%, तो आपको तभी ध्यान आना चाहिए कि ये 4/9 होगा। समझ में आ रही है कैसे, क्योंकि 11.11% 1/9 होता है और उसका 4 गुना है, तो 1/9 का भी 4 गुना होगा, तो 4/9 हमारा क्या आ गया आंसर। अब 55% किसके बराबर होता है 11/20, तो 1/16 कितना होता है 6.25। आपसे पूछे 18.75 किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा 3/16। सभी को समझ में आ गया। अब तक था ये कि इसके मल्टीपल यानी लग रहे थे, है ना। जैसे इसमें क्या था, जो फ्रैक्शन दे रखी थी उसी के गुणा भाग कर क्या आ रहे थे, लेकिन अब हमें बनाने पड़ेंगे वे। जैसे 46.66%, ये तो किसी का नहीं होता। क्या है किसी का नहीं होता, या होता है तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इसको निकालना। तो हम इसको तोड़ लेते किस में 40 जमा में 6.66%।
अब 6.66% आपको पता है 1/15 होती है, और 40% 2/5। बस अभी इसका क्या करना है, सिंपल मतलब अब बस सोल्व करना है। 2/5 जमा में 1/5, तो नीचे 15 कर लो, तो यहाँ पे 3 से गुणा है, यहाँ पे भी 3 से गुणा, तो 6/4 एक 7, 7/15 हमारा क्या आ गया आंसर। अब जैसे 68 सही 1/3%। अब ये निकालना मुश्किल है, लेकिन हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कैसे, 60 जमा में 8 सही 1/3%। 60 किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में, 3/5, और 8 सही 1/3%, 1/12, तो कितना आ गया हमारा 41/60%। अब 31.11% किसके बराबर होता है, 20 जमा में 11.11%। तो आपने अभी पढ़ के आए थे 11.11% कितना होता है 1/9। अब 29 सही 1/6%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 जमा में 4 सही 1/6, ये किसके बराबर होता है 1/24, है ना। अब 27.5, तो 25 जमा में 2.5%, है ना। तो जो 2.5% है वो किसके बराबर होता है 1/40, है ना। तो 116 सही 2/3%, इसको भी आप तोड़ सकते हो। 528.56, तो 28 और 56 देखो दुगुना, 14 के उसमें आ रहा है, 14 के पैड़े में, तो 1/7 के उसमें होगा। अब 14 का दुगुना है तो 2/7, तो इतना तो आप सभी कर ही दोगे। अब जैसे 455 सही 5/9, तो आपको पता लग गया कि ये 400 जमा में 55 सही 5/9, और ये किसके बराबर होता है 5/9 के, है ना। तो 746 सही 2/3, आप इसको खुद करना। 218, तो 200 जमा में 200 जमा में 18 सही 2/11, ये किसके बराबर होता है 2/11 के, है ना। 447.14 को कैसे तोड़ सकते हैं, 300 जमा में 40%, जमा में 7 सही 7.14%। अब ये किसके बराबर होता है 40%, तो 2/5, और 7.14% 1/14, तो सबका जोड़ करेंगे तो 243/70। अब 726 सही 2/3% कैसे लिखोगे आप, 700 जमा में 20%, जमा में 6 सही 2/3। आपको नई चीज़ याद होनी चाहिए कि देखो आपका दिमाग क्या पे काम करेगा कि ये तो अलग होता है, 6 सही 2/3 भी याद है, यहाँ से 20 हो जाएगा ये भी याद है, और 700 हो जाएगा ये भी याद है। तो जब तक आपका दिमाग नहीं प्रोसेस करना चालू करेगा तब तक आप ये नहीं सीख सकते, समझ में आ रही है। जब आपका इस तरह के और भी तरीके समझ रहेगा ना क्वेश्चन को करने के, तो जाके आप इस परसेंटेज को और बेहतरी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सभी को समझ आ रही है। तो जैसे 1941 सही 2/3%, तो 1900 जमा में 41 सही 2/3 ये होता है, जैसे 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3, तो ये होता है 5/12, समझ आ रही है। तो आप ये कर सकते हो। तो इसी तरह 1 सही 2/3 3 को भी आप कर लेना, 80/7% को भी। अभी यहाँ पे आ गया इम्पोर्टेंट चीज, 1 मिनट रुकना। चलो तो थोड़ी चीज रहेगी अब तो, ये तो करवा दिए थे ना मैंने, ये भी करवा दिया था और ये भी करवा दिया था। अब यहाँ पे देखो जैसे A% ऑफ B बराबर होगा B% ऑफ A, या A B%। क्यों, देखो पर ऑफ का मतलब गुणा होती है, परसेंटेज कुछ नहीं है, बस 1/100 को लिखने का एक सिंबल है। तो या तो आप 7 गुणा 3 लिखो, या 3 गुणा 7 लिखो, या 9 गुणा में 5 गुणा में 4 लिखो, या 4 गुणा में 5 गुणा में 9 लिखो, या 9 गुणा में 4 गुणा में 5 लिखो, कुछ भी लिखो। तो इसी तरह ये फ्रैक्शन बटे में 100 होता है।
आप किसी तरह भी लिख लो, है ना। तो 31% ऑफ 50 लिखो। जैसे पेपर में दे दिया जाए कि 31% निकालो आप 50 का, तो आप 50 के पीछे भी तो परसेंटेज लगा सकते हो ना। तो कितना आ जाएगा, 31 का 1/2, 31 का 1/2 निकालना तो 15.5 पर कितना आ जाएगा, 15.5। अब जैसे 875% निकालना आपने 4 का, तो आप इस परसेंटेज को 4 के साथ भी जोड़ सकते हो। यही तो पढ़ के आए हम। या तो 3 गुणा में 7 लिख लो, या 7 गुणा में 3 लिख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो इसी तरह 875 गुणा में 1/25 कितना होता है, 35। या तो आप देखो, जैसे मैं 0.6 गुणा में 7 करूं तो भी 0.42 आएगा ना। 0.6 गुणा में 7 करूँ तब जब भी 4.2 आएगा, या 0.7 गुणा में 6 करूँ जब भी 0.42 आएगा, वो 4.2 आएगा, है ना। तो इसी तरह इसमें है, जो ये पॉइंट है इसको आप अगर 37.5 कर दोगे तब भी वही रहेगा। परसेंटेज अब इसके साथ जोड़ दो तो 37.5% कितना होता है, 3/8। 3/8 क्यों बदला है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक तो आप यहाँ पे बटे में 100 करो और फिर इसको काटो और पूरा झमेला करो। एक आप 37.5% की जगह सीधा 3/8 लिखो, तो ज़्यादा कैलकुलेशन कम किस में होगी, तो 3/8 में होगी ना। अब जैसे 261 का 50% है तो कितना आता है, तो 130.5। 10% निकालना तो बटे में 5 है ना, 5 कर दो। अब इसका 5% निकालना 231 का, तो इसका आधा कर दो, है ना। सभी को समझ में आ गया। गलत तो नहीं हो, 15% मिलेगा, ये 15% है 261 का। 261 का 15% है। अब देखो 300, अब मैं पेपर में पूछ रहा हूँ आपसे कि 378 का आपने 55.51% बताना है और बिल्कुल एक्यूरेट बताना है। समझ में आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो पहले तो आप 50% निकालोगे, क्या निकालोगे, 50%। कितना आ गया, 378 क्या है, 100% है ना। कोई भी संख्या अपने आप में क्या पूर्ण होती है, तो 100%, 100% कितना आ गया, 378। 50% कितना आ गया, इसका आधा 189। 5% देखो, 50 गया, 5%, 5% कितना आएगा, बस ये 50 है, इसका 5 करना था, बटे में 10 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 18.5। 0.5 निकालना है तो यहाँ पे पॉइंट मतलब 10 तक भाग दोगे तो यहाँ पे भी 10 तक करना पड़ेगा ये, तो कितना आ जाएगा, 1.89। समझ में आ रही है। तो 0.5 आ गया। अब 1% कितना होता है, तो दो अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा, 3.8% ना, मतलब 3.78%। अरे मतलब 1% किसके बराबर है, 3.78 के। अब ना 0.01 लगाना है, तो 100 तक भाग कर रखना, तो यहाँ पे भी 100 तक भाग कर दोगे यार, 2 डिजिट तक पहला डेसिमल है, तो ये भी 2 डिजिट तक पहला डेसिमल सरक जाएगा, तो कितना आया, 0.0378। अब ये भी आ गया आपका 0.5 भी आ गया, और 50 और 5 भी आ गया। अब इन तीनों का जोड़, चारों का जोड़ करना बस, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन देखो, आपको पता होगा 75% किसके बराबर होता है, 3/4 के। किसके बराबर होता है, 3/4 के। तो 160 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 225, मतलब 160 225 का कितना परसेंट है, बताओ। अब जैसे पेपर में आप आपके टीचर पूछते होंगे
कि बेटा आपके कितने परसेंट आए, तो आप यही तो करते थे कि 450 500 का 500 का कितना परसेंट है ना, यही तो करते थे आप। तो जो बाद वाली है जिसके साथ का जुड़ता है वो क्या होती है, बेस वैल्यू। क्या होती है, बेस, मतलब वो नीचे रखा जाता है ना। तो इसी तरह इसमें है कि 160 225 का कितना परसेंट है, तो बेस वैल्यू क्या है 225, तो जो बेस वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाती है, ऊपर जो निकालनी होती है गुणा में 100%, है ना। यही करते हो ना आप। तो कितने आ गए, 71 सही 1/9%। ये दोनों तरीके हैं, या तो आप ये करो कि 225 100% 160 निकालो कितना आएगा, या फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप जो बेस वैल्यू उसको नीचे और जो निकालने है वो ऊपर, है ना। किसी तरीके से भी करो। अब देखो 1129 कितना परसेंट है, 850 का, तो 850 क्या बेस वैल्यू, तो 850 से 100% 119 काटना है, मतलब 1129 निकालना है। क्या निकालना है, 1129, तो 1129 अपॉन 850 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा हमारे 134%। कितना आ जाएगा 134%। आप इसको सोल्व कर लेना। अब आज भाई बहुत नींद आ रही है क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गया था। अब 209 171 से कितने परसेंट अधिक है, 209, तो अधिक पूछ रखा है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस दो, है ना। तो कितना आया इनका डिफरेंस, 38। आप तो 171 दे रखे है, वो बेस वैल्यू, तो 171 क्या है 100%। 38 निकालना है, 38 निकालना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 38 बटे में 171 गुणा में 100। समझ आ गई। अब 234 360 से कितने प्रतिशत कम है, तो 234 और 360 का डिफरेंस निकाल लो, बटे में 360 और गुणा में 100%, है ना। या आप इसको तोड़ना चाहो तो कितने तक कट जाएगा यो, 18 तक, तो 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126, तो 7 बटे में 20, है ना। तो इसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनिशियल कोई चीज़ है वो 100% है और फाइनल में वह 135% होगी, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, तो गुणा में 1.35 हुआ है बस, है ना। तभी तो ये बना है, क्योंकि परसेंटेज नुकानो है 100 था और ये जो बटे में 100 था वो कट के 135 बना है, तो जो इसकी गुणा करने के बाद आया ना वो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जैसे मैं कह दूँ आप तक कोई 100 था और वो अब 120 हो गया, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा इसमें, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा है, बताओ। एक पॉइंट दो एक गुणा करना पड़ा होगा, तभी तो ये बना है ना। तो ये जो गुणा करने के बाद जो चीज़ बनती है ना उसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो मल्टीप्लाई आ गया ना, जैसे कोई चीज़ 35% बढ़ गई तो n गुणा में 135% या n गुणा में 1.35, तो 1.35 है, इसी को क्या कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जैसे 35% इंक्रीज हो गया, तो अगर फ्रैक्शन में बदलते तो 7 बटे में 20। अब जो बटे में आती है ना वो इनिशियल वैल्यू होती है, क्या होती है, इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू। ऊपर क्या है, ऊपर है चेंज, ऊपर क्या है चेंज, तो 20 जो इनिशियल थी 7 का चेंज हो गया, मतलब 7 जुड़ने के बाद क्या होगी 27, या हम कह सकते हैं 27 गुणा में 20, 27 बटे में 20, ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 27 बटे में 20 क्या है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सभी को समझ में आ गया। अब ये दोनों चीज़ें बराबर ही हैं,
है ना। एन में क्या दे में 35% का इंक्रीज हुआ या एन में 7/20 का इंक्रीज हुआ। अब ये है कोई चीज़ 16% घट गई तो 100 में से 16 घटा देंगे 84%। इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है इसका 0.84। कितना है 0.84। मतलब 100 में 0.84 से गुणा करने पर ही क्या आता है हमारा 84% आता है। समझ में आ गया। एन का मतलब क्या है एन गुणा में 1 तो एन कितना हो गया एन गुणा में 100%। 16% की हुई तो एन गुणा में 84। समझ में आ गई ये चीज़। तो इन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप समझ रहे ना ये सारी चीज़ समझाई थी। इनिशियल भी फाइनल भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी। जैसे 23% बढ़ जाता है तो 123% ऑफ ए या 1.23 है ना। आपको ये पता होना चाहिए बस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 16.66 1/6 होती है तो 7/6 हो जाएगी। तो ये तो आप सभी कर लोगे कि ए 24% ज़्यादा है तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 6/25 हो जाएगा। तो बेस वैल्यू क्या थी बी 25 और ये ए कितना हो जाएगा 31। तो 36 से ही 2/3% को भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा किसी संख्या को 28 सही 4/7। अब 28 सही 4/7 का मतलब होता है 2/7। कोई चीज़ 7 थी 2 बढ़ने के बाद कितनी होगी 9। किसी संख्या को इतना बढ़ाने पर वह इतना होती है मतलब 63 81 हो जाती है। तो पहली वाली निकालो तो अब इसमें क्या है 709 तक गुणा करने के बाद 63 कैसे आई है। तो जो ये 709 है ना इसका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ आ रही है। तो एक्सप्रेस करो आप 0.36% को रेशियो में। तो 0.36 को कैसे लिख सकते हैं आप 36/100 गुणा में 100 है ना। परसेंटेज भी हटाओगे तो 9/25 हमारा क्या आ गया रेशियो। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो कि जो पॉपुलेशन की टाउन की है वह इतनी इंक्रीज होगी है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ तो आप इसको रेशियो में बदलो तो 0 से 0 गई है और उसके बाद जो भी कॉमन चीज़ है उसको काटते चलो है ना। या फिर दूसरा है कि आप ऑप्शन से करके देखो जैसे 8 की किस तक गुणा करनी पड़ेगी कि लास्ट में 2 आए। जैसे 0.14 है 40% को 40% इंक्रीज हो रहा है तो 1.4 हो जाएगा। 32% इंक्रीज होया होगा तो 1.32 हो जाएगा है ना वृद्धि हुई है। तो 1.4 की गुणा करेंगे ना जब तभी लास्ट में 2 आता है। जैसे 8 चौके 32 तो 2 आया ना लास्ट में। और किसी के साथ करोगे तो नहीं आएगा तो हमारा आंसर ऐसे भी निकल सकता था। या आप अगर फ्रैक्शन बना के करो तो आप उससे भी कर सकते थे। सभी को समझ आ रही है। तो फ्रैक्शन से भी बता दिया तो 2/5 आता। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब वो 45% बेचता है लेकिन फिर भी 495 रह जाते हैं। तो 45% बेच दिए तो 100% होती है कोई भी चीज़। तो अब कितना बच गया 100 में तो 45 गए 55। तो 55% किसके बराबर आ गए इसके। तो ये कितना होता है 9 गुना है ना। तो अब कह रहे हैं कि उसके पास पहले कितने तरबूज थे तो 100% क्या रखा है तो 9 गुना ही हो जाएगा कितने हो जाएंगे 900। समझ में आ गए। तो 0.08% ऑफ 120% ऑफ 5000। अब देखो ये परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है बटे में 100 इसका भी बटे में 100। तो 4 जीरो तो 4 जीरो गई तो 8 12 8 96। जब इसको करेंगे तो सोल्व तो कितना आएगा हमारा 48। आप इसको सोल्व करके देख लेना क्योंकि टाइम होने वाला है। जब 1 घंटा हो जाएगा फिर इसके बाद ये वीडियो मतलब कट जाती है तो 2 अलग अलग वीडियो बन जाती है। इस कारण मैंने ये आप जितना भी करवाया है ये आप ध्यान से पढ़ लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो और फिर किसी और क्लास में मिलते हैं। अगर आपने और भी चैप्टर पूरे करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपना। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। बकवास मत करा करो भाई कमेंट में। कदा का अपनी आड़े भड़क तार का जा है।